इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। यहां पे आप जरा देखिएगा, इसका जो फार्मूला होगा E = F डिवाइडेड बाय Q नॉट होगा, इसका ये सूत्र होता है। अब यहां पे जरा सोचिएगा, ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होगा? अदिश राशि। और ये क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होगा? सदिश राशि होगा। क्लियर? तो ये सदिश राशि होगी और ये क्या? अदिश राशि। अच्छा, ऑलरेडी हमने बताया है कि जब वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर होता है तो रिजल्ट क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है। कॉन्सेप्ट से समझिए, याद मत करना है बिल्कुल, जरा भी आपको पूरे फिजिक्स में याद करने की जरूरत नहीं। सो वेक्टर अपॉन स्केलर आपको हमने फर्स्ट ईयर में बताया है, क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा। तो इसका मतलब यहां पर ये वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यहां पे क्या लगना चाहिए? वेक्टर साइन। और यहां पर भी क्या होगा? वेक्टर का साइन, क्योंकि यहां से रिजल्ट क्या आ रहा है? वेक्टर अपॉन स्केलर दैट विल गिव्स यू वेक्टर। तो सदिश राशि को जब हम अदिश राशि से विभाजित करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है? सदिश राशि मिलती है। इसलिए क्योंकि स्थिर वैद्युत बल कैसी राशि? सदिश राशि। और उससे निकलने वाली जो राशि होगी वो भी क्या होगी? सदिश राशि होगी। ये बात समझिए। अब इसकी परिभाषा जरा देखिएगा क्या होगा। जो नीचे वाली जो भौतिक राशि लिखी जाती है, हम बार बार ये बात कह चुके हैं, हर में जो भी लिखा जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में जो भी लिखा जाएगा उसकी वैल्यू को, उसके मान को हम क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे, 1। अब जो भी इसका मात्रक होगा क्या होगा? 1 कूलम। तो जरा देखिएगा, अगर हम इसकी परिभाषा बनाना चाहें तो परिभाषा कैसे बनेगी कि किसी भी 1 कूलम आवेश के ऊपर कार्य करने वाले स्थिर वैद्युत बल को हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो अब इसके मात्रक की हम बात कर लेते हैं। मात्रक क्या होगा? देखिए F, ये जो फोर्स होगा इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। डिवाइडेड बाय क्या होगा? आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलम होगा। तो इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति कूलम हो गया। ये किसका मात्रक होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसे किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल E। समझ में आया? तो ये पूरी इसका कॉन्सेप्ट हुआ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसके बारे में लिख लेते हैं, लिखिएगा। हाँ, हेडिंग डालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखिएगा, एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले, एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले स्थिर वैद्युत बल को, स्थिर वैद्युत बल को एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले स्थिर वैद्युत बल को, स्थिर वैद्युत बल को उस आवेश की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे प्रायः कैपिटल E अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। इसे प्रायः कैपिटल E अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। तथा इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। तथा इसका मात्रक
न्यूटन प्रति कूलाम होता है। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि? सदिश राशि है। अतः सदिश रूप में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। यदि परीक्षण आवेश Q0 ले लिया जाए तथा उस पर कार्य करने वाले स्थिर वैद्युत बल को F वेक्टर से लिखा जाए। F वेक्टर से लिखा जाए तो ऐसी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखा जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा? E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपान Q0। इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी उसको हम किसमें, ब्रैकेट या आयत रेक्टेंगल में बंद कर लेंगे। वो हमारे काम की चीज होगी। अब जरा देखिए इससे निष्कर्ष क्या निकला, इसको देख लेते हैं। देखिएगा अभी हमने देखा था E वेक्टर बराबर F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q0, ये निकल के आया था रिजल्ट। जरा यहां से कैची गुणा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? F वेक्टर बराबर Q0 इंटू E वेक्टर आएगा रिजल्ट। यानी हमें एक नया स्थिर वैद्युत बल का सूत्र पता चल गया, F वेक्टर बराबर Q0 इंटू E वेक्टर। आप इस फार्मूले से सोच सकते हैं इसमें कितने पैरामीटर हैं, 1 2 3। इसका मतलब इस सूत्र से 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी फिजिकल क्वांटिटी का ज्ञात होना आवश्यक है और इसीलिए इस पर 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न में पूछेगा स्थिर वैद्युत बल के बारे में और दूसरे प्रश्न में पूछेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में और कभी-कभी आपसे आवेश के बारे में गणना करा देगा। एक प्रश्न दिमाग में आप लोगों के आ ही रहा होगा कि सर हमने जो वैद्युत बल रेखा एक नाम लिया है, कुछ ऐसा जो आपने ऑलरेडी हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। वैद्युत बल रेखा का कांसेप्ट आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। तो उसमें देखिए वो क्यों लिया जाता है इसके बारे में आपको सोचना है। वैद्युत बल रेखाएं इसलिए ली जाती हैं केवल वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए और कोई भी मतलब नहीं है। जो मैंने अभी इससे पहले वाले वीडियो में ये बात बोली थी कि इंटरमीडिएट में जितना आप पढ़ेंगे वो सब कुछ दिखाई नहीं देगा। बात समझ आ रही? वो कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा इस रियल लाइफ में। तो यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं ना तो आपने कभी प्रैक्टिकली देखी होंगी और ना आप देखेंगे इन लाइफ। तो यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, आप इमेजिन करेंगे और जैसा साइंटिस्ट यहाँ पर इमेजिन कर रहा है कि बस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जैसा हमने इसके ऊपर बोला भी था, जरा देखिएगा आप 11,000 की लाइन मान लो आपके घर के ऊपर से जा रही बाई चांस बाय डिफॉल्ट, तो आप क्या घर वाले इंस्ट्रक्शन आपको देंगे कि बेटा इसके करीब मत आ जाना। अगर जैसे ही आप इसके करीब आओगे तो ये क्या करेगा, आपको टांग ले जाएगा। क्यों टांग लेगा? क्योंकि यहां पर जबकि कोई ऐसी चीज नहीं लगी जो आपको क्या करे, उठा ले जाए। बस यहां पर जो कॉन्सेप्ट होगा वो वैद्युत बल रेखाओं का और चुंबकीय बल रेखाओं का कॉन्सेप्ट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये फोर्स लगेगा और यही बल क्या करेगा, आपको क्या कर ले जाएगा, अपलिफ्ट कर ले जाएगा। तो शायद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया होगा। तुम वहां पर कोई भूत नहीं देखोगे,
और ना किसी प्रकार की काल्पनिक वैद्युत बल रेखाओं को देखोगे, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे आप उसके करीब आओगे ये क्या कर लेगा, आपको कैचअप कर लेगा। तो इसका मतलब ये यहाँ पर सोचा जाएगा यार कोई था ऐसा जो आपको यहाँ नीचे से क्या कर ले गया, ऊपर उठा ले गया, और वो कुछ नहीं था बल्कि एक प्रकार का क्या था, बल था। और उस बल का क्या नाम होगा, यहाँ पर एक तो होगा चुंबकीय बल और दूसरा क्या, स्थिर वैद्युत बल होगा। और यही स्थिर वैद्युत बल ये क्या है, F वेक्टर बराबर Q0 इंटू E वेक्टर के फॉर्म में लिखा गया है। होपफुली उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं का डेली लाइफ में योगदान क्या है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ठीक इन आवर डेली लाइफ। अब जरा देखिएगा, अगली मैं बात आपसे करना चाहूंगा वैद्युत बल रेखाओं की, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की बात करना चाहूंगा। हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, देखिए ऑलरेडी आपने हाई स्कूल में ये टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं, याद दिला रहा हूं कि क्या आपने उस वक्त पढ़ा था। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है अभी मैं बता चुका हूं कि वैद्युत बल रेखा कहां से निकलेगी, धन आवेश से निकलती है सदैव, ये याद रखिए। कहां से निकलती, धन आवेश से निकलती। और दूसरा क्या है, ऋण आवेश में जा करके कहीं पर ये क्या करती है, प्रवेश कर जाती है। ये ऐसा प्रवेश कर जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये होगा कि कहीं पर अगर ऋण आवेश है और उसमें वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि कहीं दूर पर एक कोई धनावेश उपस्थित है, यह माना जाएगा। तभी क्योंकि वहां से निकलेगी और कहां पर प्रवेश करेगी, एंट्री मारेगी, ऋण आवेश पर एंट्री मारेगी। पहला पॉइंट आपको ध्यान देना होगा। नाउ द सेकंड पॉइंट क्या कहना है, जरा उसको समझिएगा। किसी भी बल रेखा पर अगर किसी भी बिंदु पर बल रेखा के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा, ये तो आपको गणित में पढ़ाया गया होगा स्पर्श रेखा क्या होता है। कोई भी कर्व, कोई भी वक्र या कोई भी वृत्त, उसको टच करने वाली लाइन सदैव क्या कहलाती, स्पर्श रेखा कहलाती। अब जरा देखिएगा, ये यहां पर जितना कोण बनाएगा, ये मान लो ये tan थीटा बनाया, तो यहां से हम स्पर्शज्या निकालेंगे यानी tan थीटा निकालेंगे, और ये जो tan थीटा की वैल्यू होगी यही आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इंडिकेट करेगी। यानी जो tan थीटा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा, एक्सप्रेस करेगा। राइट, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या बताएगा? tan थीटा ही, जो tan थीटा वैल्यू होगा वो आपको क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को बताएगा। लेकिन अब सवाल चक्कर ये रहेगा, डायरेक्शन कौन बताएगा? क्योंकि ये सदिश राशि है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों चीजें होती। परिमाण तो हमको tan थीटा दे देगा, लेकिन दिशा कहां से पता चलेगा? दिशा जानने के लिए हम बस यही टेस्टिंग करेंगे कि दिशा हमेशा नेगेटिव, वो किधर से होगी, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। याद रखना, ये पॉइंट नोट कर लेना। तो यहां पर नीचे कमेंट्स मारेंगे और उसमें एक पॉइंट्स लिख देंगे। लिखेंगे क्या? वैद्युत बल रेखा की दिशा सदैव, वैद्युत बल रेखा की दिशा सदैव, वैद्युत बल रेखा की दिशा सदैव धन आवेश से किधर की तरफ होगी, ऋण आवेश की ओर होगी। किधर होगी? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। राइट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, E वेक्टर। यहां से केवल आपको क्या मिलेगा, परिमाण, और दिशा हमने आपको बता दिया। दिशा क्या बताया कि आपको ये टेस्ट करना होगा कि धनावेश से इधर ऋण आवेश की तरफ होगी। तो ये दूसरा पॉइंट।
तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है वैद्युत बल रेखाओं से संबंधित। थर्ड पॉइंट ये कह रहा कि वैद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती है, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, एक दूसरे को अंतःछेदित नहीं कर सकती। कारण क्या है इसका कि यहां पर जरा देखिएगा, ये आपको मिला और यहां पर ये दो टेंजेंट एक ही बिंदु पर आपको प्राप्त हो जाएंगे, यानी दो स्पर्श रेखा आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो इसका मतलब यह होगा कि आपको एक पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन, दो दिशाएं प्राप्त हो जाएंगी। जबकि ये बताओ किसी भी वैद्युत बल रेखा की एक पॉइंट पर दिशा केवल एक ही होगी, दो तो दिशाएं कभी नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ ऐसा कभी भी संभव नहीं होगा कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट सके। याद रखना, कोई भी वैद्युत बल रेखा है एक, ये अगर तो दूसरी कहीं इससे ऐसे चली जाएगी, कभी भी इसकी तरफ झुकेगी नहीं या एक दूसरे को काटेगी नहीं। दिस इज यूनिवर्सल लॉ। इसको आप क्या कहते हैं? यूनिवर्सल लॉ। इसमें कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट दें। अगर काटेंगी तो इसका मतलब एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएंगे, और जो कि क्या है, असंभव है, इम्पॉसिबल। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, अगर मान लो सपोज कहीं पर वैद्युत बल रेखाएं डेंस आबादी में हैं, मतलब डेंस का मतलब घनी, जैसे मान लो यहां पर ये देखिएगा इस तरीके की आबादी है यहां पर। अब जरा आप लोगों को ये बताना, यहां पर एक मैं पॉइंट ए दे रहा हूं, यहां पे पॉइंट क्या दे रहा हूं, बी। तो ये ए पॉइंट और ये क्या हो गया, बी पॉइंट। बताओ मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पॉइंट पे अधिक होगी या बी पॉइंट पर अधिक होगी? याद रखना कि जहां पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी, क्लोज होंगी, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, सर्वाधिक होगा। जहां पर दूर दूर होगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, कम होगा। इसलिए यहां पर निष्कर्ष ये निकलेगा EA इज ग्रेटर देन क्या होगा, EB होगा। राइट, EA इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, EB। मतलब A बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान B बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से अधिक होगा, मोर होगा। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 की बात करना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 5 ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा आज की क्लास का। अगले वीडियो में बाकी प्रॉपर्टीज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में, यानी चर्चा जारी रखेंगे। आगे देखिएगा पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 5 ये कह रहा है कि अगर मान लो वैद्युत बल रेखाएं इक्वी डिस्टेंस पर रखी गई हैं। इक्वी डिस्टेंस का मतलब बराबर बराबर दूरी पर, यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी आपस में क्या है, समान है। यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी आपस में समान है, तो इसे हम कहते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र। बात समझ आ गई। और अगर मैंने इस टाइप की वैद्युत बल रेखाएं देख ली, इस टाइप की देख ली, इस टाइप की देख ली, तो इसका मतलब यहां पर और यहां पर दूरियां समान नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, असमान वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा और ये क्या होगा, असमान वैद्युत क्षेत्र होगा। तो शायद होपफुली उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। किसी टाइप की कोई समस्या आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमको लिख करके बताएं। धन्यवाद।